दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी 18वीं और 19वीं सदी। यह वो समय था जब भारत में बौद्ध धर्म लगभग पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। मंदिरों और स्तूपों के खंडहर तो मौजूद थे, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि इनका संबंध किस धर्म या परंपरा से है। बौद्ध धर्म की जीवित परंपराएं भारत से बाहर श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत में बची हुई थीं। भारत में बौद्ध धर्म का नाम तक आम जनता की स्मृति से मिट चुका था। ब्रिटिश विद्वानों और साहिबों के लिए यह एक रहस्य था। वे जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ अनेक प्राचीन अवशेष हैं, स्तंभ, शिलालेख, मूर्तियाँ। लेकिन इनका अर्थ क्या है? किसने इन्हें बनवाया? यही सवाल उन्हें आकर्षित करने लगे। औपनिवेशिक भारत का ये दौर केवल राजनीति और शासन का नहीं था, बल्कि ज्ञान और खोज का भी था। ब्रिटिश विद्वान खुद को खोजकर्ता मानते थे। उनके लिए भारत एक विशाल पुस्तकालय था, जिसकी भाषा और इतिहास को वे समझना चाहते थे। सोचिए, एक धर्म जो भारत से लगभग गायब हो गया था, उसे विदेशी लोग फिर से खोज रहे थे। यह विरोधाभास ही इस कहानी को रोचक बनाता है। भारतीय समाज में बौद्ध धर्म की स्मृति धुंधली थी, लेकिन ब्रिटिश विद्वानों ने इसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया। इस दौर की सबसे बड़ी विशेषता थी जिज्ञासा। ब्रिटिश साहिबों को ये जानने की उत्सुकता थी कि इन खंडहरों और शिलालेखों के पीछे कौन सी सभ्यता छिपी है। उनकी यह खोज धीरे धीरे उन्हें बुद्ध और बौद्ध धर्म तक ले गई। इस पहले हिस्से में हमने देखा कि औपनिवेशिक भारत में बौद्ध धर्म किस तरह से भूला हुआ था। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि शुरुआती खोजकर्ताओं ने इस रहस्य को सुझाने की कोशिश कैसे शुरू की। अब हम आते हैं उन शुरुआती खोजकर्ताओं पर जिन्होंने बौद्ध धर्म के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। सबसे पहले नाम आता है सर विलियम जोन्स का। वह 18वीं सदी के अंत में भारत आए और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनकी खोजों ने पश्चिमी विद्वानों को ये समझने में मदद की कि भारत का इतिहास कितना पुराना और समृद्ध है। लेकिन असली मोड़ आया जेम्स प्रिंसेप के साथ। प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का अद्भुत काम किया। सोचिए, सदियों से लोग इन शिलालेखों को देखते थे, लेकिन कोई नहीं समझ पाता था कि इनमें लिखा क्या है। प्रिंसेप ने धैर्य और विद्वता से इन अक्षरों को समझा और पहली बार अशोक के आदेशों को पढ़ा। ये खोज केवल भाषाई नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक क्रांति थी, क्योंकि इन शिलालेखों ने ये साबित किया कि भारत में एक महान सम्राट था, अशोक, जिसने बौद्ध धर्म को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाया। प्रिंसेप की मेहनत ने बौद्ध धर्म के इतिहास को फिर से जीवित कर दिया। इन शुरुआती खोजकर्ताओं की कहानियां केवल विद्या की नहीं, बल्कि साहस और जुनून की भी हैं। वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते थे, गर्मी, बीमारियां और संसाधनों की कमी। फिर भी उनका विश्वास था कि इन अवशेषों में भारत का असली इतिहास छिपा है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारतीय समाज उस समय इन खोजों में उतना सक्रिय नहीं था। ज्यादातर लोग इन स्तंभों और शिलालेखों को धार्मिक या स्थानीय प्रतीक मानते थे। लेकिन ब्रिटिश विद्वानों ने इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और इतिहास की कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि शुरुआती खोजकर्ताओं ने बौद्ध धर्म की नींव को फिर से सामने लाने का काम किया। उनकी मेहनत ने आगे आने वाले विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं के लिए रास्ता खोला। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अशोक का पुनः उदय हुआ और बौद्ध धर्म की कहानी ने कैसे नया मोड़ लिया। अब हम पहुंचते हैं उस क्षण पर जिसने बौद्ध धर्म की कहानी को नया जीवन दिया, अर्थात सम्राट अशोक का पुनः उदय। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के बाद पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि इन शिलालेखों में अशोक के आदेश लिखे हैं। अशोक, वो महान सम्राट जिसने 3वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाया था। सोचिए, सदियों तक लोग इन स्तंभों और शिलालेखों को देखते रहे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह किसका काम है। प्रिंसेप की खोज ने ये रहस्य खोल दिया। अशोक के स्तंभों पर खुदे हुए संदेश, अहिंसा, करुणा और धर्मपालन ने बौद्ध धर्म की असली आत्मा को सामने ला दिया। ये खोज केवल ऐतिहासिक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक भी थी, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म लगभग भुला दिया गया था और अब अचानक ये सामने आया कि एक महान सम्राट ने इसे अपनाया और फैलाया। ब्रिटिश विद्वानों के लिए यह एक अद्भुत खुलासा था। उन्होंने महसूस किया कि भारत का इतिहास केवल हिंदू और मुस्लिम राजाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बौद्ध धर्म की भी गहरी जड़ें हैं।
अशोक का पुनः उदय भारतीय पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दिखाता था कि भारत ने कभी अहिंसा और करुणा को राजनीति का आधार बनाया था। यह विचार आधुनिक भारत के लिए भी प्रेरणा बना। ब्रिटिश विद्वानों ने अशोक के स्तंभों को दर्ज किया, उनका अनुवाद किया और दुनिया को बताया कि भारत में एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। ये कहानी यूरोप में भी लोकप्रिय हुई। विक्टोरियन युग के लोग अशोक को एक आदर्श शासक के रूप में देखने लगे। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये खोज केवल विद्वता का परिणाम थी या इसमें औपनिवेशिक राजनीति भी शामिल थी? क्योंकि ब्रिटिश शासन के लिए ये दिखाना सुविधाजनक था कि भारत का गौरवशाली अतीत अब उनके हाथों से पुनः खोजा जा रहा है, इससे उन्हें वैधता और प्रतिष्ठा मिलती थी। फिर भी हमें यह मानना होगा कि अशोक का पुनः उदय बौद्ध धर्म के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने आगे आने वाले विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं को प्रेरित किया कि वे और गहराई से बौद्ध स्थलों की खोज करें। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि अशोक की कहानी ने बौद्ध धर्म को फिर से जीवित कर दिया। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे पुरातत्व और रोमांच ने इस खोज को और आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं उस दौर पर जब बौद्ध धर्म की खोज केवल शिलालेखों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुरातत्व और रोमांच का रूप लेने लगी। ब्रिटिश साहिबों और विद्वानों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में खुदाई शुरू की। सारनाथ, बोधगया और नालंदा जैसे स्थल उनके लिए खजाने की तरह थे। सारनाथ में खुदाई के दौरान बुद्ध के उपदेश स्थल का पता चला। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। खंडहरों से मिली मूर्तियां और स्तूपों ने ये प्रमाणित किया कि यह स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था। बोधगया में खुदाई और अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि यहीं बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर के अवशेषों और मूर्तियों ने इस स्थल को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया। ब्रिटिश विद्वानों ने इन स्थलों का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें संरक्षित करने की कोशिश की। नालंदा, जो कभी एक महान विश्वविद्यालय था, अब खंडहरों में बदल चुका था। साहिबों ने यहाँ खुदाई की और पाया कि यह स्थान बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ये खोज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। लेकिन इन खुदाइयों में केवल विद्वता नहीं थी, बल्कि रोमांच भी था। साहिब जंगलों में जाते, स्थानीय लोगों से संवाद करते और कभी-कभी राजनीतिक बाधाओं का सामना करते। उनके लिए ये यात्रा ज्ञान की खोज के साथ साथ साहसिक अभियान भी थी। यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन खोजों में औपनिवेशिक राजनीति का भी असर था। ब्रिटिश शासन चाहता था कि वो भारत के अतीत को अपने हाथों से उजागर करे। इससे उन्हें ये दिखाने का अवसर मिलता था कि वे केवल शासक ही नहीं, बल्कि संरक्षक भी हैं। फिर भी इन पुरातात्विक खोजों ने बौद्ध धर्म की कहानी को और गहराई दी। अब ये केवल शिलालेखों की बात नहीं रही, बल्कि मूर्तियों, मंदिरों और शिक्षा केंद्रों की भी। इससे बौद्ध धर्म का इतिहास और अधिक जीवंत हो गया। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि पुरातत्व और रोमांच ने बौद्ध धर्म की खोज को नया आयाम दिया। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म की परंपराएं कैसे जीवित थीं और ब्रिटिश विद्वानों ने उनसे क्या सीखा। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से बाहर कैसे जीवित रहा और ब्रिटिश विद्वानों ने उससे क्या सीखा। भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन पड़ोसी देशों में इसकी परंपराएं अब भी जीवित थीं। तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका में बौद्ध धर्म ने अपनी अलग अलग रूपों में निरंतरता बनाए रखी। ब्रिटिश खोजकर्ताओं और साहिबों ने इन क्षेत्रों की यात्राएं की। उन्होंने देखा कि जहां भारत में बौद्ध धर्म की स्मृति धुंधली थी, वहीं नेपाल और तिब्बत में ये धार्मिक जीवन का केंद्र था। भिक्षुओं के मठ, प्राचीन ग्रंथ और जीवित परंपराएं उन्हें आकर्षित करती थीं। श्रीलंका में उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा था। यहाँ के भिक्षु पाली भाषा में ग्रंथों का अध्ययन करते थे। ब्रिटिश विद्वानों ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया और पश्चिमी दुनिया को पहली बार बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों से परिचित कराया। तिब्बत में उनकी मुलाकात लामा परंपरा से हुई। यहाँ बौद्ध धर्म ने रहस्यवाद और ध्यान की गहरी परंपराएं विकसित की थीं। साहिबों ने इन परंपराओं को दर्ज किया और यूरोप में बौद्ध ध्यान और साधना की चर्चा शुरू हुई। नेपाल में भी बौद्ध धर्म का जीवंत रूप देखने को मिला। यहाँ के स्तूप और मठ ब्रिटिश खोजकर्ताओं के लिए प्रमाण थे कि बौद्ध धर्म केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि वर्तमान में भी जीवित है।
इन यात्राओं का महत्व ये था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये केवल भारत की कहानी नहीं रही, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों की साझा विरासत बन गई। ब्रिटिश विद्वानों ने इन अनुभवों को यूरोप में साझा किया। इससे पश्चिमी दुनिया में बौद्ध धर्म की समझ और गहरी हुई। लोगों ने महसूस किया कि यह धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि दर्शन, ध्यान और जीवन शैली का मार्ग भी है। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म की जीवित परंपराओं ने ब्रिटिश विद्वानों को प्रेरित किया और पश्चिमी दुनिया को बौद्ध धर्म की व्यापकता से परिचित कराया। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ओरिएंटलिस्ट विद्वानों और उनकी विरासत ने इस खोज को किस दिशा में आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं उन विद्वानों पर जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ये वे ब्रिटिश साहिब और विद्वान थे जिन्होंने भारत के अतीत को समझने और दर्ज करने का काम किया। उनमें सबसे प्रमुख नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम का। कनिंघम भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशक बने और उन्होंने बौद्ध स्थलों की व्यवस्थित खोज शुरू की। कनिंघम और उनके सहयोगियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। उन्होंने स्तूपों, मंदिरों और शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया। उनकी मेहनत से बौद्ध धर्म का भूला हुआ इतिहास धीरे धीरे सामने आने लगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये विद्वान केवल ज्ञान की खोज कर रहे थे या औपनिवेशिक हित भी साध रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश शासन के लिए ये दिखाना सुविधाजनक था कि वे भारत के अतीत को संरक्षित कर रहे हैं। इससे उन्हें ये दावा करने का अवसर मिलता था कि वे केवल शासक ही नहीं, बल्कि भारत की विरासत के रक्षक भी हैं। ओरिएंटलिस्ट विद्वानों की विरासत दोहरी है। एक ओर, उन्होंने बौद्ध धर्म के इतिहास को पुनः जीवित किया। उनकी खोजों और लेखन ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का अतीत कितना गहरा और समृद्ध है। दूसरी ओर, उनकी दृष्टि औपनिवेशिक थी। वे अक्सर भारत को एक अतीत का देश मानते थे, जिसे पश्चिमी विद्वानों की मदद से ही समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने भारतीय समाज में मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा की। कुछ लोग इन खोजों को सराहते थे, क्योंकि इससे भारत का गौरवशाली इतिहास सामने आया। लेकिन अन्य लोग आलोचना करते थे, क्योंकि यह काम भारतीयों की बजाय विदेशी विद्वानों द्वारा किया जा रहा था। ओरिएंटलिस्ट विद्वानों की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अकादमिक अध्ययन का विषय बनाया। उनकी किताबें, रिपोर्टें और अनुवाद आज भी विद्वानों के लिए आधार हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी खोजें औपनिवेशिक सत्ता के संदर्भ में हुई थीं। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि ओरिएंटलिस्ट विद्वानों ने बौद्ध धर्म की खोज को व्यवस्थित रूप दिया, लेकिन उनकी विरासत आलोचना और प्रशंसा दोनों से जुड़ी है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म पश्चिमी कल्पना में प्रवेश करता है और कैसे यूरोप में एक नए दर्शन के रूप में उभरता है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म किस तरह पश्चिमी कल्पना में प्रवेश करता है। ब्रिटिश विद्वानों और साहिबों द्वारा किए गए अनुवादों ने यूरोप को पहली बार बौद्ध ग्रंथों से परिचित कराया। पाली और संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और धीरे धीरे बौद्ध धर्म पश्चिमी दुनिया में एक नए दर्शन के रूप में उभरने लगा। विक्टोरियन युग के लोग बौद्ध धर्म को केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन मानने लगे। उनके लिए यह ईश्वर केंद्रित धर्मों से अलग था। बौद्ध धर्म ने उन्हें आत्मा अनुशासन, ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाया। यूरोप में इसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ के रूप में देखा गया। इन अनुवादों और लेखनों ने बौद्ध धर्म को पश्चिमी साहित्य और अकादमिक जगत में जगह दिलाई। कई विद्वान इसे ग्रीक दर्शन से तुलना करने लगे। कुछ ने इसे ईसाई धर्म के विकल्प के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे विज्ञान और तर्क के साथ जोड़ने की कोशिश की। यहाँ एक दिलचस्प पहलू है, बौद्ध धर्म को पश्चिम में अक्सर धर्म से अधिक फिलॉसफी कहा गया, क्योंकि इसमें ईश्वर की पूजा नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और ध्यान पर जोर था। इससे यह आधुनिक, तर्कसंगत और वैज्ञानिक युग के लिए आकर्षक बन गया। ब्रिटिश और यूरोपीय समाज में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। कई लोग ध्यान और साधना की ओर आकर्षित हुए। यहाँ तक कि साहित्यकारों और कलाकारों ने भी बौद्ध विचारों को अपने काम में शामिल किया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह समझ अधूरी थी। पश्चिमी विद्वान अक्सर बौद्ध धर्म को अपने दृष्टिकोण से देखते थे। उन्होंने इसे सरल बनाया, कभी कभी गलत भी समझा। फिर भी इस प्रक्रिया ने बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। इस हिस्से का निष्कर्ष यही है कि बौद्ध धर्म पश्चिमी कल्पना में एक नए दर्शन के रूप में उभरा।
ये केवल भारत की कहानी नहीं रही, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी लोगों के जीवन का हिस्सा बनने लगी। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष क्या है और बौद्ध धर्म की विरासत आज हमें क्या सिखाती है। अब हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष देखते हैं। ब्रिटिश साहिबों और विद्वानों ने बौद्ध धर्म को पुनः खोजा, उसके इतिहास को दर्ज किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी मेहनत ने ये दिखाया कि भारत का अतीत केवल मिथकों और किंवदंतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरी ऐतिहासिक परंपराएं हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी दृष्टि औपनिवेशिक थी। वे भारत को एक अतीत का देश मानते थे, जिसे पश्चिमी विद्वानों की मदद से ही समझा जा सकता है। इससे भारतीयों की भूमिका कम हो गई और विदेशी विद्वानों की भूमिका बड़ी दिखाई गई। फिर भी उनकी खोजों ने बौद्ध धर्म को पुनः जीवित किया। अशोक के स्तंभ, सारनाथ और बोधगया की खुदाई, नालंदा के अवशेष, ये सब आज भी हमें बौद्ध धर्म की महानता का प्रमाण देते हैं। उनकी वजह से भारत और दुनिया को ये समझ आया कि बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग है। आज बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान भारत और दुनिया में हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसे आधुनिक भारत में पुनः अपनाया। दुनिया भर में ध्यान और साधना की परंपराएं लोकप्रिय हो रही हैं। ये सब उस खोज का परिणाम है जो साहिबों ने शुरू की थी। तो निष्कर्ष यही है कि हमें इन खोजों के लिए आभारी भी होना चाहिए और आलोचनात्मक भी। आभारी इसलिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः जीवित किया। आलोचनात्मक इसलिए कि उनकी दृष्टि औपनिवेशिक थी और भारतीयों की भूमिका को कम आंका गया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बौद्ध धर्म की विरासत को अपने दृष्टिकोण से समझें और आगे बढ़ाएं। ये केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी दिशा है। दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा चार्ल्स एलन की किताब बुद्धा एंड द साहिब्स के साथ। हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश विद्वानों ने बौद्ध धर्म को पुनः खोजा, अशोक को सामने लाया और बौद्ध स्थलों को जीवित किया। हमने ये भी समझा कि उनकी खोजें ज्ञान और राजनीति दोनों का मिश्रण थीं। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना न भूलें। यह न केवल इतिहास की कहानी है, बल्कि यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान और सत्ता का रिश्ता कैसा होता है। आपका धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में साथ दिया। अगले एपिसोड में हम किसी और ऐतिहासिक या वैज्ञानिक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।